हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गणतंत्र दिवस पर क्वाड नेताओं को बुला किसे मिर्च लगाने वाला है भारत, बताएंगे दोस्तों। अगले साल गणतंत्र दिवस के लिए सबसे बड़ा प्लान बना रही है मोदी सरकार। क्वाड के चारों नेताओं को भारत बुला करके होगा बड़ा खेल, चीन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर चीनी राजदूत के जहरीले बयान पर भारत हुआ सख्त, नेपाल से की है कार्रवाई की मांग, फंस गई प्रचंड सरकार। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिका ने भी ठुकराया चीन का मानक मानचित्र, कहा हमें कबूल नहीं गैर कानूनी समुद्री दावे। दोस्तों सारी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं, आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां जब मिल बैठेंगे चार यार, गणतंत्र दिवस पर क्वाड नेताओं को बुला किसे मिर्च लगाने वाला है अपना भारत, बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए क्वाड समूह के नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अंतिम फैसला शीर्ष नेताओं की उपलब्धता के बाद लिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो पीएम मोदी, बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फूमियो किशिदा एक साथ नजर आएंगे। जाहिर है कि ये यारी चाइना को कतई पसंद नहीं आएगी। पिछले कुछ समय में लगातार भारत के साथ चीन के संबंधों में गिरावट आई है। LAC पर चीन का रुख लगातार आक्रामक बना हुआ है। मोदी सरकार इन महाशक्तिशाली देशों के प्रमुखों को अगर एक जगह एक ही समय पर साथ ले आती है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा और कड़ा मैसेज होगा। बहरहाल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि भारत इस बार और क्या एडवांस मीटिंग को करने की कोशिश करता है। लेकिन चीन को तरीके से जलाने के लिए भारत की मोदी सरकार सही और कड़ा फैसला ले रही है। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीनी राजदूत के जहरीले बयान पर भारत हुआ सख्त, नेपाल से कर दी है कार्रवाई की मांग, जिसके बाद फंसी प्रचंड सरकार। बता दें, नेपाल में चीन के राजदूत चेन सोंग के भारत के खिलाफ दिए जहरीले बयान पर जहां नेपाल की जनता में भारी गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं भारत ने भी बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल के विदेश मंत्रालय से इस पूरे मामले को उठाया है और कार्रवाई के लिए कहा है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय को अब सूझ नहीं रहा है कि दोनों ताकतवर पड़ोसियों के बीच विवाद में वो किस तरह से जवाब दें। इस बीच नेपाल में विदेश नीति के जानकार चीन के राजदूत के बयान की तीखी आलोचना कर रहे हैं और वे प्रचंड सरकार से इस पूरे मामले को चीन से विरोध दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री NP सौद ने कहा कि उनके मंत्रालय ने चीनी राजदूत के बयान को नोटिस में लिया है। नेपाल के कई राजनयिकों ने कहा है कि चीन के राजदूत ने राजनयिक मानकों का खुलकर उल्लंघन किया है। यही नहीं, अपने बयान से चीनी राजदूत ने नेपाल के अंदर तीसरे देश भारत को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा किया है। शेर बहादुर देउबा सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके अरुण सुवेदी ने कहा कि प्रचंड सरकार को चीन को एक राजनयिक नोट भेजना चाहिए और चीनी राजदूत के बयान पर विरोध दर्ज कराना चाहिए। ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि भारत सरकार जिस प्रकार से सख्त हुई है, इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है नेपाल सरकार की तरफ से। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत समेत किन देशों की एकता से डर गया चीन, एशियान के मंच पर रोने लगा शीत युद्ध का रोना। बताते दक्षिण चीन सागर पर हक जताने से लेकर कई देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन अब अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। आसियान समिट में बुधवार को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने जो बात कही, उसके तो यही मायने निकाले जा रहे हैं। ली कियांग ने आसियान समिट में कहा कि दुनिया को शीत युद्ध से बचना चाहिए और किसी भी तरह की गुटबाजी या क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिद्वंदिता से बचना चाहिए। इंडोनेशिया में जुटे आसियान और जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं की समिट में चीन ने कहा कि मौजूदा स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि किसी ब्लॉक में जाने से बचा जाए। चीनी पीएम ने कहा कि ब्लॉक बनाने और किसी के पक्ष या विपक्ष में एकजुट होने से बचना चाहिए। इसकी बजाय सही ढंग से अपने मतभेदों और विवादों को सुलझाना चाहिए। माना यह जा रहा है कि चीन का यह बयान दक्षिण चीन सागर के मामले में जापान और अमेरिका समेत कई बड़ी शक्तियां एकजुटता देखते हुए दिया गया। इसके अलावा हाल ही में चीन ने जो नक्शा जारी किया था, उसको लेकर भारत, जापान, फिलीपींस समेत 6 देशों ने जताया है ऐतराज। माना यह भी जा रहा है कि चीन दो मोर्चों पर इस तरह की एकजुटता के बीच खुद को फंसा देख रहा है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, जहां
पर आसियान से ही खबर आ रही है। चीन की घुसपैठ पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावित होनी चाहिए। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार अपनी घुसपैठ बना रहा है। ऐसे में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सभी देशों से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयास करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी होना चाहिए और यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UNCLOX के अनुरूप होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नेपाल में एक बार फिर MCC विवाद को भड़काने में जुटे चीन समर्थक दल अमेरिका संग बढ़ेगी टेंशन। बता दें, नेपाल में एक बार फिर से चीन समर्थक वामपंथी दल अमेरिका के MCC प्रोजेक्ट का विरोध करने में जुट गए हैं। पिछले साल सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दलों ने अमेरिका के MCC प्रोजेक्ट को संसद से स्वीकृति दिलवाई थी, लेकिन अब जब इसे लागू कर दिया गया है तो वे इस अमेरिकी आर्थिक सहायता का विरोध करने में जुट गए हैं। प्रचंड सरकार के गठबंधन में शामिल CPN एकीकृत समाजवादी ने एक अलग पैनल बनाया है ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि क्या MCC को लागू किए जाने से नेपाल की संप्रभुता कमजोर तो नहीं होगी। इसके अलावा सोशलिस्ट फ्रंट नेपाल में शामिल एक अन्य राजनीतिक दल ने भी MCC के क्रियान्वयन का विरोध करने का ऐलान किया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका ने भी ठुकराया चीन का मानक मानचित्र, कहा हमें कबूल नहीं गैर कानूनी समुद्री दावे। बता दें, अमेरिका ने भी मंगलवार को चीन के तथा कथित मानक मानचित्र दावों को खारिज कर दिया और राष्ट्र से दक्षिण चीन सागर और अन्य जगहों पर अपने समुद्री दावों के साथ समझौता करने का आह्वान किया। मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तृत और गैर कानूनी समुद्री दावे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। बता दें कि चीन द्वारा हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय मानचित्र ने उन देशों के विरोध की लहर पैदा कर दी है जो इस पर दर्शाए गए क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज करते हैं। अमेरिका ने भी कई अन्य देशों की तरह नए मानचित्र पर चित्रित दक्षिण चीन सागर में धाराशाही रेखाओं के संबंध में गैर कानूनी समुद्री दावों को खारिज कर दिया है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार से कहा कि माओत से तुंग से भी बुरे हैं जिनपिंग, तिब्बत को अधिकृत राष्ट्र की दे मान्यता। बता दे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में निर्वासित तिब्बती संसद के चल रहे वकालत दौरे से सहमत होकर सांसद दावा तसेरिंग, येशी डोलमा और तेनपा यारफेल के प्रतिनिधिमंडल ने अपना श्रीनगर में वकालत अभियान जारी रखा। मंगलवार को श्रीनगर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार से ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर तिब्बत को अपने स्वतंत्र और संप्रभु अतीत के साथ एक कब्जे वाले राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया। सम्मेलन के दौरान तिब्बती सांसदों ने तिब्बत के उचित मुद्दे के लिए समर्थन की वकालत की और निर्वासित तिब्बती संसद से 10 सूत्रीय अपील पत्र प्रस्तुत किया। भारत सरकार से प्रस्तावित 10 अपीलों की सूची में प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि तिब्बत को ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र और संप्रभु अतीत के साथ एक विस्तृत अधिकृत राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। प्रतिनिधिमंडल ने चीन के झूठे आख्यान का समर्थन करने से भी परहेज करने की अपील की है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी दुनिया में बनेगी मिसाल, दोनों देशों के इन शीर्ष सेवानिवृत्त जनरलों को सौंपी गई कमान। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी अब एक नए मुकाम की ओर अग्रसर है। दोनों देश अपनी इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियां देना चाहते हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सके। इसके लिए भारत एवं अमेरिका के 2 शीर्ष सेवानिवृत्त जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी और जनरल रिचर्ड क्लार्क अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी मंच के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए हैं। जनरल नरवणे जी ने भारतीय सेना में 28वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और जनरल क्लार्क US स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के पूर्व कमांडर है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जनरल नरवणे जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा इस कमान सौंपने को लेकर। बहरहाल दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का